हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू अंतिम प्रहार। हम इस सीरीज़ में आज लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड्स के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड्स में आ सकते हैं। आज कुछ डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे। ये भी बताऊंगा मैं कि बच्चों को बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो एक एक नंबर के भी क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स उसने बोला है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस एंड दिस, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, then the result obtained by dividing the product of the positive integers, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे by the LCM of a and b जो भी वैल्यू दे रखी है उसका हम LCM निकालेंगे। तो पहले तो प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई। a और b का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, भाई ए जो है हमारा वो क्या है, एक्स क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू वाई वाई। ऐसे बी लिखना चाहूँ तो बी क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम जब निकाला जाता है तो दोनों में ये देखा जाता है कि एक्स में सबसे ज़्यादा बार पावर किस में आ रही है, तो इसमें 3 बार आ रही है ऊपर वाले में, तो एक्स क्यूब, इसमें नीचे वाई 3 बार आ रहा है तो वाई क्यूब, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ जब निकालना होता है तो इसमें कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं कि इसमें एक ये एक्स कॉमन है और इसमें एक वाई कॉमन है और दूसरा वाई कॉमन है। तो जब एचसीएफ अगर पूछा जाता तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल गया है, एलसीएम मिल गया है, अब दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ से जब काटेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों में, ये वाला बोल रहा है कि गिवन लीनियर पॉलिनोमियल वेयर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x जो कि लीनियर है, ठीक है, हैज़ 2 zeros 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and the 0 is 4, no 0। भाई एक बात सुनो, y इज इक्वल टू कोई एक भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई लीनियर इक्वेशन होगी x के टर्म्स, मान लेते हैं वो ax प्लस b है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई तो वो x स्क्वायर हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, पावर 2 हो जाती है, क्यूबिक होती है तो क्यूब हो जाता है। लीनियर बोला है तो वहाँ x की पावर 1 होता है। ठीक है, मतलब x की केवल एक वैल्यू होगी। अब यहाँ पे पूछा यह गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ कितने जीरोस। इसका मतलब पूछने का ये मतलब होता है, कॉन्सेप्ट ढंग से समझना आप लोग। ठीक है, ये कह रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा वहाँ पे मेरा y 0 आ जाए, ना कि x 0 हो। यहाँ पे ये कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे तुमसे सॉल्यूशंस नहीं पूछे गए कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस है, ये पूछा गया कि जीरोस कितने हैं। जीरोस का मतलब ये हो गया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन में पुट करूंगा जहां पे मेरा y 0 आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर कोई भी एक लाइन है 2 एक्सिस से कट के जा रही है तो x एक्सिस का जो भी x एक्सिस होता है वही मेरा 0 होता है। ठीक है, वही मेरा 0 होता है, y को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ x 0 है। समझ में आ गई? यहाँ पे हम केवल एक लेंगे, 2 नहीं लेंगे। सॉल्यूशंस नहीं पूछे गए हैं, तुमसे 0 पूछा गया है। तुमसे ये पूछा गया है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है अगर मैं उसको इस लीनियर इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा y 0 आ जाए, ना कि x। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 एंड द 0 इज 3। ठीक है, 0 मीन्स x, 0 मीन्स x। चलिए आगे चलते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि अगर 2 लाइनें हैं, 2 गिवन लेन, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है,
भाई एक बात ढंग से समझो, ऐसा है कि इसमें ये होता है कि इसका ऑप्शन तो वैसे ये है, ठीक है, याद रखना कि x और y इनके साथ जो नंबर्स लगे होते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स का रेशियो लेते हैं, वो बराबर होता है। ये जो c की वैल्यू होती है, जो इंटरसेप्ट होता है, ये चीज़ ये बराबर नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर ये भी बराबर हो जाता है तो ये तुम्हारा को इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट का मतलब ये जो चीज़ है ये इंसिडेंट में होगा, इंसिडेंट होगी लाइन्स। इंसिडेंट का मतलब होता है कि लाइन्स एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही हैं, तो उसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाता है, समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन होगा बी, याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई नेचर पूछा गया है तो हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमारा b क्या है इस इक्वेशन में, -6 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय a मेरा 9 है, मल्टीप्लाई बाय c मेरा -2 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे सब क्या आ जाएगा 72, तो मेरा आंसर आ जाएगा 108। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, ठीक है। रियल नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी तब होता है जब तुम्हारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ रही होती है। इक्वल रूट्स तब होते हैं कि मतलब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होती है, मतलब कि दो वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों सेम होंगी, तब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा 0 आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे दो एपीज हैं, उसमें बोला है कि दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों में अगर पहले वाले का D1 है और दूसरे वाले का D2 है तो दोनों का सेम है, दोनों को मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। पहले एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है और दूसरे एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है, मतलब कि कोई पहली एपी शुरू हो रही है वो -1 से शुरू हो रही होगी, आगे बढ़ रही है, ऐसे ही दूसरी एपी जो है वो -8 से शुरू हो गई है, ऐसे ही वो आगे बढ़ रही होगी। कॉमन डिफरेंस दोनों का D ही है, और बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, भाई जब किसी टर्म के बारे में पूछा जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म पूछा जाता है तो क्या होता है an प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो t फोर्थ पूछा गया है, पहले वाले का निकालूंगा तो a1 क्या है मेरा, पहले वाले AP का -1, n मेरा क्या है 4 -1 और ये हो जाएगा d, ठीक है। यहाँ अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 3d, ये पहले के लिए है। इसके लिए निकालूंगा तो यहाँ पे t फोर्थ इसके लिए निकालूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला टर्म मेरा क्या है -8 प्लस 4 -1 इंटू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 प्लस 3d। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, अब दोनों को क्या कर देना है, सीधा माइनस कर देना है। जब इसको इससे माइनस करोगे तो -3d और 3d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस -8 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 + 8 जो कि आ जाएगा 9, ठीक है। तो ऑप्शन डी। आगे चलते हैं भाई, इसमें ये कह रहा है कि ये बहुत वैसे तो इजी क्वेश्चन है, किस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस काट रहा है। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये मैंने बनाया है अभी। तो ये ए पॉइंट है, ये तुम्हारा 5,6 है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है तुम्हारा 2,-3 है, और ये एक्स एक्सिस पे, भाई एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो एक एक्स होगा और वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तुमसे ये पूछा गया है m1 और m2, मतलब कि ये जो लाइन बढ़ रही है ये कितने रेशियो में बढ़ रही है ये पूछ रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी ये जो आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा बेयर करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो के बारे में पूछा कितने रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमको ये पता है कि जो यहाँ पे अगर एक्स वाई है, ठीक है, इसको मैं अगर 2 पॉइंट्स है, इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, और ये जो लाइन है इस वाले पॉइंट ने m1 m2 रेशियो बांटा होता है, तो ये जो मेरा
इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x कॉमा y की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, हम यही इक्वेशन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मिड वाला पॉइंट है ये हमारे लिए क्या है, x, 0, तो यहाँ पे x, 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x, 0। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ से क्योंकि x है, x तो पता ही नहीं है, तो हम 0 लेके चलेंगे, तो हम इसको इस y को इसके बराबर इक्वेट करके चलते हैं। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू m1 y2। ठीक है, y2 में ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये मेरा x2 है, और ये मेरा y2 है। ठीक है, m1 x2, ठीक है, y2 सॉरी, y2 मेरा क्या है 6 है, प्लस m2 y1 मेरा क्या है -3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, आया समझ में। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ इधर चला जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 6m1 इज इक्वल टू 3m2। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक है, m2 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो इसका आ जाएगा 1:2। ठीक है, याद रखना भाई, x1 y1 किसको ले रहे हो, x2 y2 किसको ले रहे हो, तुम्हारा आंसर ये भी आ सकता है, तो ध्यान से चलना, ये मिस्टेक हो जाए इसलिए ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं। समझ में आ गई, चलो आगे। भाई इसने बोला है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया है, एक पॉइंट एक्स वाई जिसकी ओरिजिन से दूरी 5 यूनिट है, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक पॉइंट है, उसकी दूरी ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 यूनिट की है, 0,0 ये बोला है। तो उसने बोला है क्या ये एक ही पॉइंट होगा कि एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे, क्या क्या लगता है आपको, ऐसे क्या हो सकता है। अगर मैं इसको इधर कर दूं, अगर इधर कर दूं, चाहे जिधर कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तो ढेर सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना भाई। लेंथ तुम इधर ले जाओ, खिसका के इधर ले जाओ, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी। समझ में आ गई, इनफाइनेटली मैनी, ढेर सारे हो सकते हैं। ये तो कॉन्करेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए बी जो है, ए बी ये तुम्हारा ए है। ठीक है, डी ई तुम्हारा एक्स है, ई सी तुम्हारा सी है। ठीक है, और बी ई तुम्हारा बी है, ये चीज़। और तुमसे बोला है कि एक्स को ए बी सी के टर्म्स में लिखना है, तो क्या आएगा भाई। अगर मैं 2 ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, हमको तो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंट बना दिया। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। डैट मीन्स कि अगर मैं x अपॉन ए लिखूंगा तो बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का कोएफिशिएंट साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का कोएफिशिएंट साइड, ये होगा। ठीक है, जो कि होगा सी बी। तो सी बी क्या है, बी प्लस सी है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे सी अपॉन बी प्लस सी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। भाई एक टेंजेंट है, यहाँ से जा रहा है और ये तुम्हारा सेंटर है वो, ठीक है। तुमको ये पता है कि जब भी कोई टेंजेंट छू के निकल रहा होता है और रेडियस जब खींच देते हैं तो ये सेंटर के साथ जो लाइन खींच रहा होता है ये हमारा 90 डिग्री बना रहा होता है, ये तो पता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि O इफ O इज द सेंटर एंड कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड PQ जो है टेंजेंट के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल उन्होंने कहा है 50 डिग्री, ठीक है। ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40, ठीक है। उसने ये पूछा है देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा। भाई एक बात बताओ, PO और OQ दोनों क्या है, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है, तो ये वाली साइड बराबर होगी, तो बेस एंगल भी ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 40। अब ये 40 ये 40, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 40 प्लस 40 मेरा क्या हो जाएगा 80। अब 180 को 80 से मैं माइनस कर दूंगा, मेरा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो आ जाएगा, कितना आ रहा है 100, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसमें भी आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PQ और ये R और ये S, ठीक है। यहाँ पे आपको PQ की लेंथ दे रखी है 12, ठीक है, QR की लेंथ दे रखी है 15 इतनी, ठीक है, और SR की दे रखी है 14, समझ में आ गई, ये चीज़ है। अब ये 14 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसने ये पूछा है कि SP की लेंथ क्या है। भाई यहाँ पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये जो जहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल से, इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ABCD, ठीक है। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इस पॉइंट से ये और ये लाइन जो जा रही हैं ये कॉमन टेंजेंट है, तो जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, कॉमन टेंजेंट है। ऐसे ही तुम्हारा AQ जो होगा वो DQ के बराबर होगा, ऐसे ही तुम्हारा CR जो होगा वो तुम्हारा DR के बराबर होगा, ऐसे ही तुम्हारा BS जो होगा वो तुम्हारा CS के बराबर होगा। ये सारे क्या हैं, कॉमन टेंजेंट्स हैं। क्या है, कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। अगेन आई एम सॉरी, इन सब आवाज़ों के लिए आप बेयर करिए बिल्कुल मेरे साथ, मैं समझता हूँ लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स है। अब जैसे अगर मैं इस लाइन को x मान लेता हूँ तो ये भी x, ठीक है, इसको y मान लेता हूँ तो ये भी y, ऐसा, ठीक है, इसको z मान लेता हूँ तो ये भी z, समझ रहे हैं। तो वैसे तो z y मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करते हैं, ज़्यादा आसान ये होगा कि चलिए ये x है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इतनी जो लेंथ बच रही है ये क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x है ये x है। ऐसे अगर मैं इसको y ले लेता हूँ तो ये भी y, तो ये वाली जो लेंथ बच रही है क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई, ठीक है, ये चीज़ है। अब इतना मैंने बता दिया है, मैं आगे इतनी मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। अब यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। मैंने पूरा हिंट दे दिया है, सब कर दिया है, बस आपको सॉल्व करनी है चीज़ें, समझ में आ गई। इसका आंसर 15 होगा, 14 होगा, 12 होगा कि 11 होगा, ठीक है, या बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है तो कॉस थीटा की क्या होगी। भाई कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या होता है रिलेशन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइंस थीटा की मुझे वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की क्या वैल्यू दे रखी है a/b का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, तो यहाँ से मेरा जो कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ऊपर का तो अंडर रूट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नीचे से बी बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो नीचे केवल बी बचेगा, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ला, ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा भाई, सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, tan को क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये चीज़। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए ही बचेगा, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पोल है, पोल जो कि 6 मीटर हाई है। ठीक है, वो कास्ट कर रहा है शैडो इतना लंबा, मतलब कि एक पोल होगा ऐसे। ठीक है, वो एक शैडो कास्ट कर रहा है ज़मीन पे ऐसे, यहाँ से अगर धूप पड़ रही होगी ऐसे, सनलाइट पड़ रही होगी, तो यहाँ पे ये कास्ट कर रहा है, इतनी ये शैडो है। शैडो की लेंथ दे रखी है 2√3 मीटर्स। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है, पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर की है। कितने मीटर की है 6 मीटर की है। तुमसे पूछा गया एलिवेशन ऑफ सन क्या है, तो तुमसे ये पूछा गया है भाई, सिंपल। ठीक है, ये एंगल थीटा पूछा गया, तो यहाँ पे tan थीटा सीधा लगा दो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 3, तो जब 3 को इससे करेंगे तो √3 बचेगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा मेरा 60 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। इफ अ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, आर से आर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या बचेगी केवल 2 बचेगी। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स इतना और इतना। ठीक है, 16 और 12, मतलब 2 सर्कल्स हैं 1 और 2। इसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 16 मीटर है। और एक नया एक पार्क बनाना है, सर्कुलर पार्क बनाना है, जिसका हमको डायमीटर बताना है, रेडियस बताना है, नया पार्क। ठीक है, इसका मुझे रेडियस बताना है। ठीक है, ये मुझे डायमीटर दे रखे हैं इसका, और इसका डायमीटर दे रखा है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन दोनों का जो एरिया आएगा, और उसको अगर हम सम करते हैं वो इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस वाले का रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, इस वाले का रेडियस हो जाएगा 8। ठीक है, 6 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 6 स्क्वायर, प्लस ऐसे इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर। इट मस्ट बी इक्वल टू इसका एरिया जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई 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 सब में कॉमन है, तो वो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा, और यहाँ से आर की वैल्यू मेरी 10 सेंटीमीटर्स आ जाएगी, 10 मीटर्स आ जाएगी, सॉरी 10 मीटर्स आ जाएगी। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है। कह रहा है कि एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका साइड 2a यूनिट्स है। कितना है 2a यूनिट्स। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसका साइड जो है वो 2a यूनिट्स है। ठीक है भाई, स्क्वायर के जो साइड है और इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके
यहाँ तक जो डायमीटर होगा सर्कल का वो भी 2a ही तो होगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, साइड का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका 2a है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा ये पाई a स्क्वायर। तो इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लड़के से कहा गया, जयदेव से कहा गया कि ये जो बोर्ड बना हुआ है ये सर्कुलर बोर्ड है, ठीक है, ये स्क्वायर बोर्ड है जिसमें सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है रेड कलर का। उससे कहा गया है कि इस बोर्ड पे आपको एक डॉट बनाना है, ठीक है, बोर्ड पे कहीं भी रख दो। इसमें ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो डॉट है वो उस पर रखेगा शेडेड रीजन, शेडेड रीजन आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ये जो साइड में बच रहा है। तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इसको निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू बाहर वाले का स्क्वायर, बाहर वाले का जो एरिया होगा माइनस अंदर वाले का जो एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। ठीक है, तो इतना, तो टोटल जो मेन एरिया है वो मेरा तो है इतना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालेगी, प्रोबेबिलिटी भाई इसके निकालनी शेडेड पोर्शन में क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, वही हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी जो निकालनी है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मेरा कितना निकला है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय इसका क्या दे रखा है, इसका कितना लिखा है 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो ये वाला जो ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मेरा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 2 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग, मतलब कि 52 कार्ड्स में से 4 और 2 कार्ड्स मिस हो गए। क्या हो गए हैं, मिस हो गए। तो 52 में से 6 कार्ड्स निकल गए हैं, तो कितने कार्ड्स बचे हैं 46। तो पहली बात तो जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिसमें 46 नीचे नहीं है तो वो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 52 है। इसमें बोला गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, रिमेनिंग पैक है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 46 ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक ब्लैक कार्ड होगा, क्या होगा, ब्लैक कार्ड हो। देखो अब ध्यान से भाई, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भाई, अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करता हूँ, ब्लैक और रेड की बात करता हूँ, 52 में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। भाई इसमें बोला है कि 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स तो काला होता है, तो इसमें से 4 चले गए हैं, तो कितने बच रहे हैं 22 बच रहे हैं। कितना बच रहा है 22 बच रहे हैं। इसमें से 2 चले गए हैं, जो हार्ट्स तो रेड होता है, उसमें से 2 चले गए तो ये 24 बच रहा है। तुमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई जो रिमेनिंग कार्ड है 46 में से ऐसे कितने कार्ड्स होंगे कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की होगी, तो ब्लैक कार्ड कितने बच रहे हैं 22, तो ये हो जाएगा 22, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल बनानी है, यहाँ पे बस ये क्लास बना देनी है आपको, जैसे ये हाइट दे रखी है आपको, इस हाइट की आपको एक क्लास बना देनी है, जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे। देखें क्या है कि यहाँ पे अगर मैं हाइट की एक टेबल बनाता हूँ, हाइट, तो यहाँ पे बिलो 140 लिखा है, इसको 0 से 140 कर दीजिए, फिर यहाँ 140 से शुरू करिए 145 तक। ठीक है, फिर 145 से शुरू करेंगे 150 तक। ठीक है, और यहाँ पे 150 से शुरू करेंगे 155। ठीक है, ऐसे 155 से 160। ठीक है, और 160 से 165।
ठीक है। इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ये नंबर ऑफ गर्ल्स होता है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 0 से लेके 140 तक तो हमको पहला जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वैसे का वैसे ही उतार दिया जाता है, ठीक है। अगली जो फ्रीक्वेंसी होगी 11, ये तो 145 तक की है, इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स हाइट, ठीक है। लेकिन 140 तक तो हमारे 4 हैं, तो 140 से लेके 145 के बीच में इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो हमेशा क्या होता है, बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दिया जाता है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही 29 को मैं 11 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। 29 को 11 से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 18। ऐसे ही मैं 40 को 29 से ऐसे ही मैं 40 को 29 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 11, ठीक है। ऐसे ही मैं 46 को 40 से माइनस कर दूंगा, मेरा आ जाएगा 6, और मैं 51 से 46 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 5, ठीक है। इसमें मॉडल पूछा गया। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो ये इसका मॉडल क्लास पूछा जाएगा, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 145 से लेके 150। लेकिन यहाँ पे पूछा गया अपर लिमिट इसकी क्या है 150, तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हाँ, ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन है इसका, ठीक है, इन दोनों का सम है टोटल सरफेस एरिया। हाँ, ये वाला सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। जो बेसिस होते हैं, मतलब इसका जो सर्कल होता है, इसका जो सर्कल होता है, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के ये टॉप मिलता है। हाँ, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई स्टेटमेंट ए असर्शन कह रहा है कि -5, -5/2, 0, 5/2 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये कहता हूँ -5 और -5/2, 0, 5/2, तुमको ऐसी ये चीज़ें दे रखी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करता होता है कि इसको बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते हैं, -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये +5, यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसे 0 को इससे चेक करेंगे, 0 -5/2, तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2 माइनस, हाँ ये सही आ रहा है 5/2, इसका डी तो कॉमन सही आ रहा है। रीजन बोल रहा है कि द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल्स। ये गलत है। क्यों भाई, नेगेटिव से शुरू कोई सीरीज हो रही है, पॉजिटिव तक जा रही है, क्यों नहीं होता है। तो इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, चीज़ें अज्यूम करोगे। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये सॉल्व करने के लिए आपको इसको रैशनल नंबर मानना पड़ता है। तो हम कह देते हैं कि लेट √2 इज इक्वल टू P/Q। मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है जहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम्स। क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका जो HCF है वो 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। अब मैं जब दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 = P²/Q²। यहाँ से ये हो जाएगा 2Q² = P², ठीक है। ये चीज़ है, मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो P² होगा वो एक इवन नंबर होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है। तो जो भी P होगा वो P क्या होगा, एक 2 का मल्टीपल होगा। उसको मैं ले लेता हूँ 2A, ठीक है। क्या ले लेता हूँ, 2A ले लेता हूँ। समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करता हूँ,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4a², ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह मुझे पता है क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2q² इज इक्वल टू 4a², ठीक है। और यहाँ पे फिर से q² इज इक्वल टू 2a² आ जाएगा। समझ में आ गई। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि q² भी एक इवन नंबर है और यहाँ पे देख रहे हो कि p भी एक इवन नंबर है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि q² जो आ रहा है वो 2a² आ रहा है, मतलब कि कोई भी वैल्यू आए वो एक इवन नंबर ही होगा, मतलब कि q भी एक इवन है। समझ में आ गई। और यहाँ से हमको यहाँ से भी ये पता चला कि ये भी एक इवन है क्योंकि ये 2 का एक मल्टीपल है। समझ में आ गई। तो जब दोनों इवन है तो इन दोनों का जो HCF होगा वो तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। लेकिन हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था हमने तो ये माना था कि दोनों को प्राइम है और HCF इनका 1 है। तो यहाँ पे ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। तो इसी की वजह से √2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गई। यही करना होता है, बस स्टेटमेंट की बात है। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो आपके, मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। पॉइंट P जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये AB को 2:3 में बांट रहा है, मतलब ये 2x मान लो, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और Q पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो DC को 4:1 में बांट रहा है। किस में बांट रहा है? इसको मान लेते हो 4x और ये 1x, ठीक है। प्रूफ ये करना है कि OC जो है, OC जो है इज हाफ ऑफ OA है, ठीक है। भाई मैं ये 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ। मैं ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल OQC ये ले लेता हूँ। भाई इन दोनों में मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करा देता हूँ। यहाँ पे क्या साफ साफ दिख रहा है, यल एंगल इसके बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यल एंगल इसके बराबर है ऑल्टरनेट एंगल, यल एंगल भी इसके बराबर है ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के। जब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज होंगे वो भी सेम होंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं AP अपॉन QC करूँगा वो मेरा बराबर आ जाएगा OA अपॉन OC, ठीक है। AP मेरा क्या है यहाँ पे? AP मेरा 2 है, QC मेरा क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ OA, ठीक है। तो यहाँ से OC मेरा क्या आ जाएगा? 1/2 OA, ये मेरा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये वाले क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टीज लगेंगी, ध्यान से मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो भाई यहाँ पे PCD, ये जो बाहर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का मुझे बताना है पैरामीटर। एक ध्यान से सुनो, PCD का अगर मैं पैरामीटर निकालूंगा, पैरीमीटर ऑफ PCD, तो वो क्या होगा? PD प्लस CD प्लस PC, ठीक है। ये चीज़ है। अब यह आ रहा है, अब यहाँ आगे देखिए, PA की लेंथ हमको दे रखी है। किसकी दे रखी है? PA की लेंथ दे रखी है, ठीक है। ये जो CD है, CD, इस CD को मैं ब्रेक तो कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा? ये DE प्लस EC, ये तो लिख सकता हूँ, प्लस PC, ये तो लिख दिया मैंने। और एक चीज़ ध्यान देना, ये DE और EC जो है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो पॉइंट D है, यहाँ पे ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है, ये कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन टेंजेंट्स के लिए, एक ये वाला टेंजेंट, एक ये वाला टेंजेंट। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि AC जो है वो CE के बराबर है और ED जो है वो मेरा BD के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? कॉमन टेंजेंट्स है, ठीक है। क्या है? कॉमन टेंजेंट्स है। समझ में आई? दोनों के दोनों कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं DE की जगह, ठीक है, BD लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? BD लिख सकता हूँ। और CE की जगह, EC की जगह मैं AC लिख सकता हूँ प्लस PC। अब यहाँ पे देख रहे हो PD प्लस
बी डी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पी बी बना रहे हैं, प्लस ए सी और पी सी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए पी बना रहे हैं। और ए पी की लेंथ हमको क्या दे रखी है, पी ए की लेंथ हमको 10 दे रखी है। और यहाँ से भी देखोगे पी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है दो टेंजेंट्स के लिए, ए पी और पी बी के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ये भी कॉमन टेंजेंट्स है भाई। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। तो पी बी प्लस ए पी क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, ये मेरा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये भी आसान क्वेश्चन है, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan मेरा 60 डिग्री होता है, ठीक है। और tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब tan थीटा मेरा 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से मेरा a प्लस बी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से a माइनस बी 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये दोनों को सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। a की वैल्यू मेरी यहाँ से 45 आ जाएगी और b की वैल्यू मेरी यहाँ से 15 आ जाएगी, ठीक है। आगे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दे रखा है 14/14 का, इसके अंदर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ एक लाइन ऐसे डॉटेड करके खींच देता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 1 2 3 4 आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 4 आपके सेमी सर्कल बन रहे हैं, 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं और एक तरह का एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये देखिए कि चारों के चारों सेमी सर्कल्स सेम है, ठीक है। आपको इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, वो जो इतनी लेंथ्स दे रखी है इतनी लेंथ्स का आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, जैसे ये 14 में से अगर मैं ये 3 और 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. भाई पहले कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुतों को अभी भी क्लियर नहीं है। भाई एक बंदा, मान लो ये पानी है, स्ट्रीम है, कोई नदी है, उसमें जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मान लो तुम बैठे हुए हो और ये जो बोट है, जिस बोट पे तुम बैठे हो, ये बोट इधर की तरफ जा रही है x km/h की स्पीड से, और ये जो नदी का बहाव है, नदी का फ्लो है, वो भी इसी की तरफ है, सेम इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये जो बोट है ये विद द स्ट्रीम जा रही है, विद द स्ट्रीम जा रही है, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डी जो होता है, जो स्पीड हो जाती है वो दोनों की ऐड हो जाती है, तो x + y km/h हो जाएगी। समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, एक बोट अगर मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे पानी बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे आपको बिठा दूँ फिर से, बोट इधर जा रही है x km/h की स्पीड से, लेकिन इस बार जो नदी है, जो रिवर है, उसका जो फ्लो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। जहाँ पे स्पीड तुम्हारी जो हो जाती है वो x - y हो जाती है। क्या हो जाती है, x - y km/h, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 km/h, 18 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब कि मुझे बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की,
ठीक है, जो कि मैं x मान लेता हूँ। x की जो स्पीड दे रखी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो स्ट्रीम जो है उसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। आगे इन स्टिल वाटर वो कह रहा है कि एक मोटर बोट जो है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, जो रुके हुए पानी में उसकी स्पीड इतनी है, वो कह रहा है कि 1 घंटे ज़्यादा लेता है, 1 घंटे ज़्यादा लेता है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, ठीक है। 1 घंटा ज्यादा ले रहा है मतलब कि दोनों की जो टाइमिंग है, दोनों की जो टाइमिंग हो रही है, दोनों की टाइमिंग में 1 घंटे का फर्क आ रहा है। समझ में आ रही है? फिर से समझो कि 24 घंटा अपस्ट्रीम जाने में, 24 घंटा अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, वहीं 24 घंटा वापस आने में उसको डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। मान लो 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ए ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि नदी का बहाव तुम्हारा इधर की तरफ है, इस तरफ, तुम इधर की तरफ जा रहे हो, तुम इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ऐसे ए से बी जा रहे हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस 24 है। जब इधर जा रहे हो 18 की स्पीड से, तो टोटल तुम्हारी जो एफिशिएंट, जो तुम्हारी स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड होगी, वो 18 माइनस y होगी, ठीक है। क्या होगी? 18 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको इतनी स्पीड से इतना किलोमीटर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है जब वो वापस इसी तरफ आएगा विद द फ्लो, ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ, अपस्ट्रीम निकालता हूँ, ठीक है, अपस्ट्रीम मेरा क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम मेरा क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, ये स्पीड है। समझ में आ गई? अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है अगेंस्ट द फ्लो जाने में? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? अगर मैं इसका टाइम निकालूंगा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, इसको कितना लग रहा है, तो इसकी इतनी स्पीड है और 24 उसकी डिस्टेंस है, तो टाइम क्या होता है 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ऐसे ही मैं डाउनस्ट्रीम करूंगा तो क्या हो जाएगा, वापस आने में उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, 24 अपॉन 18 प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों टाइम के जो बीच में जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, मतलब कि अपस्ट्रीम ज़्यादा टाइम ले रहा है, अपस्ट्रीम वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे बस इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देनी है, इस एक माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे बस एलसीएम लेना आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बचेगा 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, ठीक है। 24 में बाहर कॉमन ले रहा हूँ, 24 जब बाहर कॉमन हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1/24 में इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए मेरे लिए। तो हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 18 तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2y, नीचे बचेगा 18 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 324, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24, यहाँ हो जाएगा 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर, और ये मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, दो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, तो आपका आंसर स्ट्रीम की आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये 18 का स्क्वायर है सीधा, ठीक है। 18 इंटू इसको आप तोड़ सकते हैं, कितने में तोड़ेंगे आप बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे, ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कह रहा है कि 2 टैप्स हैं, 2 वाटर टैप्स हैं, दोनों एक टैंकी को भरने के लिए, एक टैंक को भरने के लिए इतना समय ले रहे हैं,
मान लो ए और बी दोनों टैप्स जो हैं काम करते हैं 9/3/8 आवर्स, ठीक है, या फिर 75/8 आवर्स के लिए। मैं आगे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब मान लो कि ए का जो डायमीटर है टैप ए का, मान लेते वो ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है, तो उसमें से पानी भी ज़्यादा जाएगा तो समय कम लगेगा। समझ में आ रही है? मान लो कि इसको अगर x घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं x, तो b को सेपरेटली कितने लगेंगे x प्लस 10 घंटे लग रहे होंगे। कितने लग रहे होंगे? x प्लस 10 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। आपको ये बताना है कि दोनों कितना समय लेते हैं, ये चीज़ है। आगे इसमें पूछा है सबसे आसान तरीका क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम तो दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होगी, ये x प्लस 10 होगी और इसकी x होगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको टोटल जो काम है वो इतना काम है, ठीक है, ये चीज़ है। हमको ये पहले से दे रखा है इतना। जब दोनों a प्लस बी मिलके काम करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ, टोटल एफिशिएंसी के साथ इतनी, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2x प्लस 10, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसीज हम ऐड कर देंगे। ये टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, अभी समय नहीं है, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं बाद में समझाता हूँ, क्योंकि इसको समझाने में भी समय चाहिए, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसीज जो होती हैं, इन दोनों की एफिशिएंसीज को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसीज ऐड कर देंगे और टोटल काम करने में क्या होता है कि ये हो जाएगा, टोटल काम हमको इतना लग रहा है, ठीक है। तो कितना समय लग रहा है, इतना डिवाइडेड बाय इतना, और जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 75/8 है, ठीक है। यहीं से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हम सॉल्व करता हूँ तो x² प्लस 10x हो जाएगा अपॉन 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 75/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x² प्लस क्या था पीछे 80x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 50x प्लस 750, ठीक है। यहाँ 8x², यहाँ माइनस जब इधर आएगा तो ये 150 से माइनस होएगा, बचेगा -70, यहाँ -750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 35x माइनस, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 350 375, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आगे ये कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। ये जो पाइप है भाई ये सिलेंड्रिकल है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पानी ने 1 घंटा ट्रेवल किया 15 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितना पानी गया है ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ये पानी निकल रहा है और पानी को इसमें जाना है, और ये पानी जब जाएगा, पूछा क्वेश्चन में ये है कि इसको 21 सेंटीमीटर हाइट तक भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि यहाँ तक जो, और ये यहाँ पे डायमेंशन हमको देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी डायमेंशन 50/44 दे रखी है, 44 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालूंगा 21 सेंटीमीटर तक की हाइट की, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड की क्यूबॉइडल पॉन्ड की बात हो रही है, इन पॉन्ड
अप टू द हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 0.21, 21 सेंटीमीटर में ना मीटर में करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 462 मीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि इतना इतना पानी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के हिसाब से कि एक घंटे में वो 15 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फ्लो वाटर फ्लो इतना दे रखा है, इसका जो डायमीटर है वो तुमको दे रखा है 14, तो यहाँ से जो रेडियस हो जाएगा वो तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप जो कि सिलेंड्रिकल है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइप अप टू 15 किलोमीटर लेंथ तक, 15 किलोमीटर लेंथ तक के सिलेंडर में कितना पानी आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच जो मेरा होगा वो लेंथ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर जो मेरा 7 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय एच जो कि किलोमीटर में, मुझे मीटर में करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 15,000, और ये जो 7 है सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो उसको जब मीटर में करूँगा तो मुझे इसको नीचे 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7 से एक बार 7 चला जाएगा, 0 0 0 0 0 0। जब ये पूरा सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 231 मीटर क्यूब। तो एक घंटे में पाइप से इतना पानी निकल रहा है, तो इतना पानी भरने के लिए कितना समय चाहिए, सिंपल है भाई, 231 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है एक घंटे में। ठीक है, तो 462 क्यूब भरने में इसको कितना समय लगेगा, 462 डिवाइडेड बाय 231 जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 2 घंटे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ आइस कंटेन इन 1 आवर। भाई मुझे पानी I can't forget the day we met, your eyes so blue, me कह रहा है कि पानी की क्या स्पीड हो कि वो 2 घंटे की बजाय 1 ही घंटे में भर जाए। तो भैया स्पीड डबल कर देंगे तो तुम्हारा जो टाइम होगा वो आधा हो जाएगा। जो तुम्हारा स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ में लेके आया। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आए होगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आपके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन मैं और क्वेश्चंस हैं मैं लेके आऊँगा आपके पास जल्द से जल्द। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए इसमें से जो मैंने पहली बात तो जो क्वेश्चंस आपको कहे हैं सॉल्व करके आंसर नीचे लिख दीजिएगा, वो ज़रूर लिखिए। और ये है कि आप ज़रूर बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन में ये डाउट है, ये क्वेश्चन में ये डाउट है, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन एक सेशन लेके आऊँ जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे समझ में आता है आखिरी टाइम है तो बड़ा परेशानी है, लेकिन आप ध्यान, चिंता की बात नहीं है, आप ज़रूर ये पूरा का पूरा जो मैंने पेपर सॉल्व किया है एक बार फिर से इसको सॉल्व करिए। जैसे मैंने बताया बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा फिर से एक बार, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। मैं तो यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं आई, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग आपके लिए बिल्कुल बहुत मेहनत करेंगे, और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आपके आने वाली वीडियोज़ में हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।